आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बेबाक मुंसिफ। आज का सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। देश के 272 दिग्गज यानी कि जज, ब्यूरोक्रेट्स, राजनयिक और सेना के अफसर एक खुली चिट्ठी जारी कर कहते हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष चुनाव आयोग की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शी नहीं है, वोट चोरी की कोशिशें चल रही हैं और वो इसे एटम बम जैसा खुलासा बताते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन वाकई दबाव में है या फिर राजनीतिक हार और जीत को ढकने के लिए संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या 272 दिग्गजों की चिट्ठी लोकतंत्र बचाने की चेतावनी है या फिर एक राजनीतिक शील्ड? आज करेंगे बेबाक बहस, बिना डर, बिना दबाव, सिर्फ सच के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता अली दारूवाला, मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी, सीनियर जर्नलिस्ट नीरज महारे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी को का बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी में वक्त देने के लिए। अली दारूवाला जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा और बड़ा सवाल अहम है। अली जी, 272 दिग्गजों की चिट्ठी क्या सरकार की लाइन को मजबूत करती है या इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता का प्रमाण है? क्योंकि राहुल गांधी ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो है वो लगातार इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रहा है, उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है और सवाल उठा रहा है कि वोट चोरी को लेकर। ये जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हों और ऐसे वक्त में 272 ये लोग सामने आते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जज भी हैं, राजनयिक भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, तो जब वो सामने आते हैं तो क्या ये वाकई एक इलेक्शन कमीशन की जो छवि है उसको मजबूत करता है, निष्पक्षता का प्रमाण देता है, या 272 दिग्गजों की चिट्ठी सरकार की लाइन को मजबूत करती है? क्योंकि सरकार कह रही है कि ये कांग्रेस अपना काम नहीं कर पा रही तो ये ठीकरे फोड़ रही है। देखिए, आपको, आपके पैनलिस्ट को सलाम और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब में पहले मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करता हूँ, आपके शो पर लास्ट 6 मंथ्स मैंने पहले से कहा था क्या मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मगर इसके चलते हुए मेरा एक ही पूरा स्टैंड ये पूरे 6 मंथ्स में था कि राहुल जी को, तेजस्वी यादव को और यहाँ पे जो भी आपके जो लोगों को दिक्कत थी वो प्लेटफॉर्म उन्होंने मीडिया का नहीं यूज करना चाहिए था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जेपीसी को के माध्यम से या एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव एप्लीकेशन पिटीशन भी आप फाइल कर सकते थे। अगर ये माध्यम से आप जाते तो अधिकृत यानी ऑफिशियली ये लोगों को इसका जवाब देना पड़ता था। प्लेटफॉर्म के ऊपर आना, मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाना, वहां पर वो जो नहीं गया एक कार्ट आती, कूली जो कार्ट लेकर आता है उसके ऊपर सारे ये प्रमाण पत्र लाना और उसके बाद में ये सब प्रमाण पत्र मीडिया के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर शो करना, ये अब कोई भी एसोसिएशन को या कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू तहत, जैसे इलेक्शन कमीशन है, सीईसी है, सीएजी है, आप उनको मीडिया के ऊपर ट्रायल को नहीं बुला सकते। ट्रायल को बुलाने के लिए जो मैंने आपको रास्ते बताया, वक्फ के वक्त जो भी प्रॉब्लम हुआ था, देखिए जेपीसी अपॉइंट हो गए, ये सारे जितने लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और जो भी 250 260 वहां पर जो सांसद है, उन्होंने एक मत से पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल स्पीकर के सामने इसको अपोज किया था, तो इट डायरेक्टली वेंट जेपीसी को चला गया। अगर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अगर रहता, अगर ये लोग एक दिन का सांसद बुलाते, एक दिन का पार्लियामेंट को पुकारते, क्या ये हमारी आपत्ति है? 260 ये नुमाइंदे जो है पब्लिक जनमानस ने वोट देके इनको पार्लियामेंट में भेजा है, वहां पर अगर ये सवाल पूछते, वहां पर जो भी फोरम के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन को, सरकार को अगर, लेकिन आज जो 272 लोग सामने आए उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसके बारे में देखो, सुनिए मेरी बात को। ये जो 272 लोग ने समर्थन में दिया है, जैसा जब मैं उनके खिलाफ और उनके फेवर में जब मैं इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा नहीं हो कह रहा हूँ, तो ये उनका जो प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई है और क्योंकि बीजेपी का भी स्टैंड ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई वोट चोरी नहीं कर रहा है, तो मैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं, एज ए बीजेपी प्रवक्ता मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। सर देखिए, मोदी जी के चलते, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस और ये जो सरकार यहाँ पे चली है, ये ईमानदारी से, हम लोग कहते हैं हम लोग ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, किधर कुछ खामियां है महिला सुरक्षा को लेकर,
कुछ वहां पर हम लोग कमजोर है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो क्षेत्र के अंदर हमें और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। गुनेगारी, जॉब, ये सारे जो राजनीतिक मुद्दे हैं वहां पर अगर आप मुझे कटघरे में लेते हो तो आपको जवाब देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। और ये जो 272 लेटर ऑफ सपोर्ट जो आया है वो इंडिविजुअल्स को लगा है, ये हम इसका प्रमाण पत्र हमारी पार्टी को जो ईमानदारी से जो हमने काम किया, ना कि हमने वोट चोरी की, ना ईवीएम्स को सैबोटाज किया। ये तो देखो, मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा कि एक जमाने में ईवीएम्स कचरे के डब्बे में मिलते थे और यहाँ पे बैलेट बॉक्स को हाईजैक किया होता था, ये सब आप लोग को मालूम है। यानी तो ये आपके काम पर एक तरह से मोहर लगा रहा है कि सरकार काम कर रही है, सबूत है। ठीक है। नदीम अंसारी, नदीम जी, एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन बार बार जो विपक्ष है, आपका विपक्ष है, वो सवाल यही करता है कि कोई औपचारिक शिकायत क्यों नहीं दी है। एक शिकायत लगा देना, मीडिया ट्रायल खड़ा कर देना, क्या इसी हद तक कांग्रेस रह गई है? अगर उनके पास वोट चोरी के इतने ज़्यादा सबूत हैं जो वो मीडिया के सामने आके दिखा सकते हैं और भारत की जनता को वो जागरूक करने के लिए सारे सबूत दे सकते हैं, तो इसकी औपचारिक शिकायत क्यों नहीं की जा सकती? और ये जो 272 लोग आज आए हैं, इनको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आज जो 272 लोग आए हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर हम लोग एक बैठेंगे और ये समझें कि ये 275 लोग कौन हैं, किस पार्टी से, किस संगठन से हैं, या अगर वो कहीं कोई बात जैसे आ रही, कोई जज है, कोई कुछ है, तो जो भी लोग हैं उनका एक पहले हमको 272 का एक लिस्ट देखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब अगर आप बात कर रहे हैं कि ये 272 लोग अगर किसी के खिलाफ, यानी राहुल जी के खिलाफ या चुनाव आयोग के समर्थन में कुछ लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर आज ये चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे थोड़ा सा आप चलिए। तो एक वक्त था जब 5 सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के सुप्रीम कोर्ट के बारे में पब्लिकली मीडिया को कहे थे। अभी 3 पूर्व चुनाव आयुक्त आकर के चुनाव आयोग के बारे में कहे थे कुछ। इसके पहले बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट लोग और बाकी लोग भी, जो लोग अपना भारत रत्न, अपना अवार्ड, अपना मेडल सरकार को वापस कर रहे थे, उस वक्त यही सब मीडिया जो थी उनको गाली दे रही थी कि ये लोग तो ऐसे हो गए, ये लोग तो वैसे हो गए। आज जब इनके पक्ष में 272 लोग आए हैं, तो उनको लगता है कि ये 272 लोग बिल्कुल गंगा जी से नहा करके पवित्र होकर के आए हैं और वो लोग जो कह रहे हैं बस वही सच्चाई है। अगर मान लीजिए कि 272 जो कह रहे हैं वो सच्चाई है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी लोगों ने जो कहा था, जो अभी चुनाव आयुक्तों ने जो चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठाया था, या फिर बाकी जो लोगों ने अपना मेडल वापस किया था, जिन लोगों ने, जो पढ़े लिखे का एक तबका जो लोग था, वो लोग बार बार एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहे थे, तो उस वक्त, या फिर जो आज मीडिया की भी बात कर रही है, जो मीडिया इनके साथ खड़ी है वो तो अच्छी है, कुछ स्वतंत्र मीडिया है, यूट्यूबर्स है या बाकी लोग हैं, बहुत सारे वैसे एक तबका है, वो लोग अगर कह रहे हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर चीजों को देखिए, अब बात है कि राहुल जी ने अगर कही है कोई बात, तो क्या नहीं लगता है, बार बार ये लोग कहते हैं कि आप कोर्ट जाइए। जब कोई भी जगह पे कोई एक बात होती है, तो हम उस चीज को जब मीडिया के सामने लाते हैं, तो मीडिया ही, ये जो लोकतंत्र है इसका एक मजबूत स्तंभ मीडिया भी है। तो मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें कही जाती हैं। क्या मीडिया को बता देना ही काफी है? अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं तो यकीनन इस पे कोई कार्रवाई करनी होनी चाहिए ना। देखिए, तो कार्रवाई की आप बात कीजिएगा, तो यह कार्रवाई के लिए आपके पास रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि गुजरात में जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी को एक मामले में उनको 2 साल की अधिकतम सजा दी गई, जब वही मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहां पे क्या हुआ, और आनंद फानंद में राहुल जी से उनका संसदीय क्षेत्र पार्लियामेंट उनका जो मेंबरशिप है वो ले लिया जाता है, उनका घर खाली करा दिया जाता है, बाकी चीजें होती हैं। तो जिस तरीके से ये देखिए, एक सवाल एक जगह नहीं है, जो चीजें आपके फेवर में आती हैं वो तो बिल्कुल सही। अभी आप बताइए कि इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों के ऊपर जूता और चप्पल की बात आ रही थी। तो आप हर तरीके से अपने आप को, जो आप कर रहे हैं वो जस्टिफाई, जो दूसरा कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो आपको इन चीजों से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर इन वाले मामलों को
क्यों जो है सीधे तौर पर लोकसभा में, राज्यसभा में और दूसरी जो विधानसभाएं हैं जहां जहां आप मजबूत हैं या विपक्ष में हैं, वहां तो ये इन मसलों को उठाया जा सकता है, रखा जा सकता है, उसको लिस्टेड कराया जा सकता है, जिससे चीज़ें जो हैं समझ में आए कि आप जो हैं बातें सिर्फ हवाबाई नहीं कर रहे हैं, आप जो हैं वाकई इसको लेके सीरियस हैं। क्योंकि फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा दिया जाता है कि जेनजी को उकसाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, विपक्ष आपका ये कहता है। देखिए, जेनजी को उकसाने की बात और पार्लियामेंट की जो बात हो रही है, राहुल जी ने पार्लियामेंट में कई बार खुल करके कहा है कि प्रधानमंत्री जी आए और हमारे चंद सवालों का जवाब दें। प्रधानमंत्री जी संसद में नहीं आएंगे, और जब आपको पता होगा कि संसद में क्या क्या चलता है, राहुल जी के माइक को बंद किया जाता है। तो स्पीकर साहब ओम बिरला जी किस किस तरह की बातें कहते हैं वो अभी दोहराने की हमको जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से विपक्ष को सप्रेस करने की जो इस लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष के लोगों की जो नीति है, तो विपक्ष को सप्रेस करके आप कभी भी एक स्वतंत्र लोकतंत्र में नहीं जाइएगा। आप जिस तरीके से आपको ये पता है, आप 10 से 15 सेकंड दीजिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर ये लोग आक्रमण करते हैं, जिस तरीके से उनको डिफेम करने की कोशिश होती है, जिस तरीके से ये लोग कितना लाख करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च किए हैं, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन आज सच्चाई क्या है कि इस सरकार को ये पता चल गया है कि राहुल गांधी जी जिस मुद्दे को पकड़े हैं वो बिल्कुल देर सवेर एक सच्चाई की तरफ जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज कि ये मुद्दा बिल्कुल दूध और पानी के तरह आपको दिखेगा, 2 पार्ट में दिखेगा। और जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर जो सवाल है उसको बिल्कुल ही आप क्लीन चिट दे दें, ये कतई आप नहीं मैं उम्मीद करता हूं कि इसको लेकर फिर हम चर्चा करेंगे और बैठेंगे इस पे, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले भी बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे दावे हुए थे और उस पर भी हमने चर्चा की लगातार। नीरज जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। 272 दिग्गजों की चिट्ठी आती है, इसे तथ्य आधारित चेतावनी माने या राजनीतिक टूल? ये सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं कि हमने देखा कि अभी नदीम अंसारी भी उस चीज़ का जिक्र कर रहे थे और नदीम जी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके का सबूत देती हैं। ये दिखाता है कि जब जज इस सरकार के खिलाफ आते हैं तो यही मीडिया और यही पक्ष जो है उनके खिलाफ अलग नज़रिए से देखता है, विपक्ष के खिलाफ खुला पत्र जब आता है तो ये अलग नज़रिया हो जाता है। हमने देखा था कि 2024 और 25 में न्यायपालिका की रक्षा में चिट्ठी लिखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुल 21 रिटायर्ड जजों ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी थी। इसमें न्यायपालिका पर दबाव बनाने, गलत सूचना फैलाने और सार्वजनिक आलोचना वाले मामलों को उठाया गया था। फिर और दूसरे मामलों की तरफ आ जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सरकार के खिलाफ पत्र लिखा गया था 2022 में। सिविल सोसाइटी ग्रुप सीसीजी समेत कई रिटायर्ड अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार की नीतियां, खासकर अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर आपत्ति जताई थी। लेकिन तब इन्हीं के खिलाफ जो है पूरा मीडिया और पूरा तंत्र काम करने लगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के टाइम हमने देखा कि जजों का टकराव हमने देखा। 2025 में जब उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने अमित शाह के बयान की आलोचना की थी, जिस पर दूसरे पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया था। तो इसमें राजनीति में रिटायर्ड जजों की भूमिका और उनके आलोचनाओं की एक वैधता का मुद्दा हमेशा उठता रहा है। अब आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? ये टूल किट की तरह यूज हो रहे हैं या वाकई ये गंभीर मुद्दा है? देखिए, ये मुझे लगता है कि एक राजनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। जो 272 लोग हैं मोनी भाई, उसमें 16 पूर्व न्यायाधीश हैं, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और 133 रिटायर्ड सेना के सशस्त्र सेना के अफसर। ठीक है, मेरा एक सवाल है कि जब ये भाजपा के नेता ने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा था, तब ये कहाँ चले गए थे? पहलगांव की घटना हुई तब ये कहाँ चले गए थे? पुलवामा की जब घटना हुई तब ये कहाँ चले गए थे? तब इनकी कलम कहाँ सो रही थी? पहला सवाल ये है। दूसरी बड़ी बात, जिनको आप अन्नदाता कहते हैं, लाखों की संख्या में धूप गर्मी वर्षा सर्दी सड़क पर बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, तब आपकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई थी? तब आप जागरूक क्यों नहीं हुए? क्यों अभी मुख्य न्यायाधीश भारत के जो हैं उनके अदालत में चप्पल फेंकने का मामला आया हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आई, तब इन सबकी संवेदनशीलताएं सो रही थी क्या, जो अचानक अब जागी है? तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह की बातें
एक राजनीति का हिस्सा भी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात कि तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको आप नकार नहीं सकते। आप अभी सवाल चुनाव आयोग से करिए, अभी हमारे सहयोगी साथी भारतीय जनता पार्टी के जवाब देंगे, इससे क्या देखा जाए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखा जाए। और एक हाल में ही देश के प्रधानमंत्री को जो आप बता रहे थे अभी, निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई थी। डॉक्टर साहब का मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुस्लिमों के साथ कुश्ती के उनकी राजनीति हो रही है। तो ये तो उनको संबोधित थी। तो तमाम चीजें हैं जो बिल्कुल ठीक बात है कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ये बात कई बार बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनको जवाब देना चाहिए। अब वो नहीं होंगे तो जवाब संसदीय कार्य मंत्री देंगे। तो मुझे लगता है इससे संतुष्ट नहीं होते। अगर नेता विरोधी दल का सवाल है तो नेता सदन को ही जवाब देना होगा। ये संवेदनशीलता वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात। और रूल्स भी यही कहते हैं, अगर प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी गई है तो प्रधानमंत्री तक वो पहुंचे, प्रधानमंत्री उसका जवाब भी दे। अब आज इस पे इतनी बड़ी चर्चा जो हो रही है, मुझे लगता है इससे पहले तमाम बार पत्र लिखे गए, ऐसा नहीं है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए लिखे गए, प्रधानमंत्री के लिए लिखे गए। तो तब ये संवेदनशीलताएं इन लोगों की कहां चली गई थी? और अब ये क्यों जागे? तब क्यों नहीं जागे जब पहलगांव जैसी घटना हुई? तब क्यों नहीं जागे जब कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा गया? इससे बड़ा अपमान नहीं है ये। वो भी एक देश की रक्षा करने वाली सेना की कर्नल है और उनके खिलाफ कोई आदमी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मंत्री, वो एक बयान देता है। एक डिप्टी सीएम वो है, वो कहते हैं कि पूरी सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तब इनके कलम कहां सो गई थी? तो मुझे लगता है इनको उन सब चीजों को देखना चाहिए। इन सब चीजों पर अगर आप गौर, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं, गौर नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक राजनीति का हिस्सा हो सकती है और ऐसे पत्र कोई नई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है अली जी, ऐसे पत्र कोई नई बात नहीं है। पहले भी प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम और दूसरे सीनियर जजों के नाम लिखे जाते रहे हैं। और हमने देखा है जब यही सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के खिलाफ आते हैं तब हमने वो मंजर देखा है। तब हमने देखा कि और जो है कई अधिकारियों ने और पूर्व नौकरशाह जितने रहे हैं उन्होंने कई मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ भी पत्र लिखा, वो भी हमने देखा। तो ये जो पत्र की पॉलिटिक्स है ये तो चलती रहती है, लेकिन असल बात ये है कि इसको कब किस नज़रिए से देखना है ये कौन तय करेगा। क्योंकि जब ये सरकार के पक्ष में आता है तब तो इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात बता दिया जाता है, लेकिन जब यही नौकरशाह, जब यही लोग रिटायर्ड लोग जो हैं, जो कभी रहे बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, वो जब सरकार के खिलाफ लिखते हैं तब इस मामले को इतना तूल नहीं दिया जाता। और कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रही है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम है। तो क्या आप चुनाव आयोग को राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो विपक्ष को कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, विपक्ष को तो बताना पड़ेगा, जनमानस उनको सवाल पूछेगी आज कांग्रेस के सिर्फ 6 सीट्स क्यों आए हैं, तेजस्वी यादव का हाल क्या हुआ बिहार में आपने देखा है। उनको तो पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा क्या जो बार बार मोदी जी को पर्सनल अटैक करना, इलेक्शन कमीशन को वोट चोर और उनका बी टीम कहना, और ये सारे जो आप देखेंगे जो नैरेटिव्स इतने डीप लेवल के अटैक्स किए गए, ये पब्लिक ने उसको सही तरीके से नहीं लिया है। पब्लिक के अंदर इसका बढ़ता हुआ आक्रोश, अननेसेसरी बाइक रैलीज, ये पब्लिक रैलीज, ये डेमोन्स्ट्रेशन, इससे जनमानस त्रस्त होकर उन्होंने जो अपना मतदाता है उन्होंने उसका कॉल आज आने वाले 1 हफ्ते बाद जो हुआ था आपने सब लोग ने देख लिया। अगर मैं हारता हूं तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा ना, मुझे तो कुछ कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या मैं इलेक्शन क्यों हारा हूं, क्या मुझे पब्लिक ने क्यों रिजेक्ट किया। तो फर्स्ट थिंग दे हैव टू से, उनको बताना पड़ेगा क्या वोट चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है। और इन्होंने देखो इतना, लेकिन ये कहेंगे किसको? वही तो वो कह रहे हैं कि हम कहेंगे किसको? अगर हम वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, जनता के बीच में आते हैं, तब हमारी सुनवाई नहीं होती है। यही मीडिया के जब ट्रायल करते हैं तब मीडिया इस पे जो है सही से गौर नहीं करता है। लोकसभा में जाते हैं तो राहुल गांधी के माइक बंद कर दिए जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं तो इस पर चर्चा नहीं की जाती, और फिर वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर स्पीकर का रवैया जो है विपक्ष के लिए वो भी ठीक नहीं है। तो हम किसके सामने जाके इस चीजों को रखें?
वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखो, जनमानस जो पब्लिक है, आम जनता, आज उनके सामने 272 लेटर्स जो है, आज आर्मी ऑफिसर्स के वो लोग ईमानदारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण कर रहे, आज रिटायर्ड जजेस के ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह, यही बात हमारे नागरिक देख रहे हैं। वो लोग देख रहे क्या इतनी कन्वीनियंटली ये कांग्रेस, ये विपक्ष और एक जो नहीं क्या ये एक राइट विंग एक्टिविस्ट की तरह, ये जो एक ल्यूटेनेंट, एक जो लिब्रांडोस जिसको मैं कहता हूँ, वो लोग ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं। जब उनको सूट होता है तो जब यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ ने पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया, तो ये लोग ने कैसे कैसे सवाल उपस्थित किए, क्या कितने रफाइल गिरे, इज ऑपरेशन सिंदूर रियली हैपनिंग, आपने जीती हुई बैटल क्यों छोड़ दिया। हमारे आर्मी चीफ, जब जिसके ऊपर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, जब आर्मी चीफ अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हमने उनके ऊपर सवाल इसलिए भी उठते हैं कि हमने देखा कि पहले की सरकारें जो थी वो कहीं ना कहीं विपक्ष को साथ लेकर चलती थी, विपक्ष को मुतमईन करके चलती थी, लेकिन आप लोग बिल्कुल इस पर खरे नहीं उतरते। विपक्ष को लेकर बिल्कुल ऐसा रवैया है कि बस खत्म हो जाए तो कहानी खत्म, हम पूरी तरीके से राज करें। जहां जहां विपक्ष को मजबूत होना चाहिए था वहां आप इसको डाउन करने पे लगे हैं। और फिर राहुल गांधी तो जिक्र कर रहे हैं ना हरियाणा के सीएम का, वो कह रहे हैं कि हरियाणा के सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास सारे इंतजाम हैं, तो वो सारी चीजों का जिक्र तो होगा ना। फिर वो चुनाव के रिजल्ट आने से पहले जब कह रहे हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, तो फिर उस पर सवाल तो उठने चाहिए ना, वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिस पर वो इतने आश्वस्त हैं। देखिए सर, कुछ लूज टॉक्स होते हैं, स्लिप ऑफ टंग होता है, उसके लिए पूरा पार्टी, मैंने वो जो एक बता रहे थे उन्होंने कर्नल सोफिया के बारे में जिसने जो स्टेटमेंट किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लताड़ा है। लेकिन आपने नहीं लताड़ा, यहाँ पे भी तो यही फर्क है, आपने नहीं लताड़ा, आप तो उसको और सर माथे लगाए बैठे हैं। किसी को डेप्यूटी सीएम अगर गलत बयानबाजी करते हैं आप उनको पद से नहीं हटाते हैं, जबकि यही मामलों पे पहले इस्तीफे हो जाया करते थे। सर मुझे एक बात बोलिए, जब 9/11 हुआ तो यहाँ पे किसी ने भी जॉर्ज बुश का वहां पे इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने साथ में खंबीर तरीके से उनके साथ खड़े रह के उनको डील किया। और आज 20 साल बाद आपने सबने देखा कि उन्होंने इसका भी मैं उदाहरण देता हूं, जब यहाँ पर पहलगाम का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ नजर आया, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आया। मगर क्या हुआ 2 दिन बाद, कैसे ये लोग ने अटैक किए, कैसे ये लोग ने स्टेटमेंट्स पास किए, कैसे ये लोग ने ईमानदारी के ऊपर हमारे शक किया, कैसे आर्मी को सवाल पूछे कि आपके कितने रफाइल गिरे, जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयर कॉमरेड कह रहे कि हमारा कोई लॉस नहीं, हमारा विक्ट्री था, एयर सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो गई। सर ये डिबेट के अंदर आपको मालूम है कैसी लहजे में लोग बात कर रहे थे, क्या उनका तेवर था और कैसा वो लोग यहाँ पर सरकार को कॉर्नर करने पे लगे थे। हमारे को 2 बैटल्स करने थे, एक देश के अंदर और एक देश के गद्दारों से हमको बैटल करना पड़ा। एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज 240 प्लस नंबर्स हमारे ऑपोजिशन के हैं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिस्पेक्टेड है। मैंने कहा था लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हमेशा हम लोग कॉन्फिडेंस में लेके काम करते हैं, मगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद स्वयं पार्लियामेंट से भाग जाते, अब्रॉड जाते तो वहां जाके वो लोग ये स्टेटमेंट देते कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। इसके ऊपर आपने कभी उनको सवाल नहीं पूछा सर। ठीक है नदीम अंसारी, नदीम जी बड़ा सवाल और अहम सवाल, देखिए वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हार होती है तो हार का पब्लिक को बताना तो पड़ेगा कि क्यों हम हारे। तो पहले वो ईवीएम था, अब जो है वोट चोरी का आरोप लगाने लगे हैं। तो क्या विपक्ष नतीजों से निराश होकर वाकई संस्थाओं पर सवाल उठाने की रणनीति अपना रहा है? बिल्कुल नहीं। हम हारने के बाद कभी भी संवैधानिक संस्थाओं खासकर चुनाव आयोग के ऊपर हम सवाल देखें, चुनाव आयोग आज का नहीं है, लेकिन पहले से देखने को मिला है ना नदीम अंसारी, नदीम जी पहले भी तो देखने को मिला, कभी पहले आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते थे, पहले आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे। अरे जवाब तो लीजिए, देखिए 2014 के पहले भी ईवीएम था, 2014 के पहले भी चुनाव आयोग था। इस देश ने 3 सेशन जैसे चुनाव आयोग को भी देखा है। तो अगर चुनाव आयोग जब सही था तो लोगों ने उनको सही माना। आज अगर कोई चुनाव आयोग के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगता है, कोई सवाल अगर उठाया जाता है, तो लोकतंत्र में किसी भी संस्था पर, किसी भी संवैधानिक संस्था पर अगर
सवाल पूछा जाना, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष, पक्ष और आम जनता को भी ये अधिकार है। आपको पता होगा कि आजादी के बाद हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी कि एक बार एक शायद कोई एक कमजोर औरत, कमजोर तो होती नहीं औरतें, लेकिन मतलब एक थोड़े से अलग की औरत, वो जाकर के नेहरू जी के कॉलर को पकड़ के पूछी कि तुमने ऐसा क्यों किया, आजाद भारत में तुमने हमको क्या दिया। तो नेहरू जी का ये जवाब हम लोग सुनते और पढ़ते आए हैं। उन्होंने कहा कि आज आपने जो एक प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ के जो आप सवाल कर रही हैं, यही तो अधिकार हमने आपको दिया है। आज उसी अधिकार से अगर हमको वंचित किया जाएगा, और वंचित करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, चुनाव आयोग से लेकर के बाकी चीजें, तो क्यों ना उसके ऊपर सवाल उठाई जाए। अब आप इतनी सारी बातें ये लोग कह रहे हैं कि चिट्ठी अभी लिखी गई, बाकी चीजें हुई, तो ये लोग देखिए, ये लोग जो 272 लोग हैं, मैं सवाल करता हूं कि उस वक्त ये लोग कहां थे जब गुजरात की बिल्किस बानो के बलात्कारियों को यही भाजपा के लोग माला पहना पहना करके स्वागत कर रहे थे। कि आज मॉब लिंचिंग में अखलाक, जो यूपी में अखलाक की मॉब लिंचिंग की गई थी, उसके दोषियों को छुड़ाने की सरकार बात कर रही है, उसके केस वापस लेने की बात कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी अपने ओहदे पे बैठ के एक प्रधानमंत्री के तौर पे बार बार कहते हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो वो क्या चाहते हैं कि उनको एक ऐसा शासन चाहिए जहां पे राजतंत्र हो, विपक्ष हो ही नहीं। आप बताइए कि आज के पहले नेहरू जी हो या राजीव गांधी जी को 404 सीटें मिली थी, कब उन्होंने कहा कि हमको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए? नेहरू जी को आप देखेंगे तो उन्होंने अपने पहले मंत्रिमंडल में 5 ऐसे लोगों को शामिल किया था जो लोग जीत करके नहीं आए थे। इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे चुनाव जितवा करके संसद में बुलाई थी। तो ये सारे उदाहरण है कि हम लोग लोकतंत्र में किस तरह से हमारी जड़ें मजबूत है। लेकिन आज का जो लोग है, आज के जो शासन कर रहे हैं लोग, वो लोग बिल्कुल चाहते हैं कि विपक्ष हो ही नहीं, विपक्ष मुक्त, उनको भारत चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखिए चुनाव में अब हम लोग किस तरीके से आ गए हैं। ये देश के गृह मंत्री कहते हैं यहां बटन दबाओगे तो कहां जाके करंट लगेगा। अरे भाई, ये चुनाव का मुद्दा है। उस वक्त लोग कहां सो जाते हैं। ठीक है, जब यानी हम इसको ओवरऑल ये समझ लें, ओवरऑल ये समझें कि आप जो है एजुकेशन करते हैं, तो वो लोग कहां चले जाते हैं, उनकी संवेदनाएं कहां मर जाती हैं। हाँ, यानी ये आपकी कोई रणनीति नहीं है निराश होकर संस्थाओं पर सवाल उठाने की? बिल्कुल नहीं। संस्था के ऊपर सवाल बना है तो सवाल उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे जब तक हमको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है नीरज जी, जब तक जवाब नहीं उठेगा मिलेगा तब तक सवाल तो बनना रहेगा। इसी बनाम विपक्ष, सच के सबसे करीब कौन खड़ा दिखता है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन को, जब ये सारे मामले चल रहे हों, जब इतने सारे सवाल उठ रहे हों, जब इतने सारे जवाब मांगे जा रहे हों, और जब इतने सारे सांसद एक साथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हों, जब विपक्ष के नेता आपसे मिलने के लिए आ रहे हों, ये सारे मुद्दे एक साथ जब दिख रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि इस सारे मामलों का वाकई ईमानदारी से आकर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करनी चाहिए, उनको मुतमईन करना चाहिए कि देखिए आप जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं वो हमारा सिस्टम ये है, इस सिस्टम से हम काम करते हैं, और ये आप सवाल उठा रहे हैं तो कितनी आप सच्चाई है, कितने गलत हैं। अगर आप सवाल उठा रहे हैं, कुछ सबूत दे रहे हैं, तो हम उसकी जांच भी कराएंगे। इसी बनाम विपक्ष, सच के सबसे करीब कौन खड़ा दिख रहा है? मोने भाई, एक बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई, क्या वो संवैधानिक तरीका था? आज तक जो तरीका अपनाया जाता था इससे पूरे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, प्रधानमंत्री होते थे, नेता विरोधी दल होते थे, तीनों लोग अलग अलग तरीके से होते थे और तीनों लोगों की सहमति दिल्ली से होती। लेकिन आपने उनको हटा के, और एक पहली चीज, ये संवैधानिक तरीका ठीक है या गलत? दूसरी बड़ी बात, हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत बात कर रहे हैं, या ये 272 लोग कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा रहा है? नहीं कराएगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी राजनीति कर रहा है। अगर आप एक चीज देखिए, चंडीगढ़ वाले मामले में चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहां से जो आपने देखा परिणाम। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एक ही बिल्डिंग में 7,000 लोगों की शिकायत थी, क्या अब तक आपने कार्रवाई की? मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, उसमें 1654 घर ऐसे दिखाए जहां एक घर में 100 वोट थे,
क्या इलेक्शन कमीशन और बिहार में तो उससे भी ज्यादा कमाल हो गया, बिहार में उससे भी ज्यादा कमाल हो गया, सभी धर्म के, सभी जातियों के लोग एक साथ दिखाई दे गए। वो भी छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। आप उसके बाद आप आ जाइए कि क्या इलेक्शन कमीशन ने, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का शपथ पत्र दिए उस पर क्या कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी की सांसद दोनों उंगलियों में वोटिंग चुनाव निशान लगाकर अभी बिहार के चुनाव में यूं करके दिखा रही थी। इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी थी? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? नहीं। तो जब आप एक तरफा बात करेंगे, एक तरफा सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर आरोप बिल्कुल लगेंगे। सही। मोनिश भाई, एक चीज है, महत्वपूर्ण बात, बस महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग की 2 नैतिक जिम्मेदारियां हैं। पहला वोटर लिस्ट तैयार कराना और चुनाव कराना। दूसरी चीज है यह है कि सारे राजनीतिक दलों को संतुष्ट करना। आप एक राजनीतिक दल पर बताइए भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसको आप संतुष्ट कर पा रहे हो, तो आरोप लगेंगे। और आरोप, अगर मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ एक सेकंड में, कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग FIR कराए, हम उनकी बात से सहमत नहीं है। अगर आप FIR कराना नहीं चाहते, पार्लियामेंट शपथ और 300 सांसद अगर मिलने आ रहे हैं, आपने क्या कहा कि साहब हम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हमारे ऑफिस में जगह नहीं है। मैं बिल्कुल चुनाव आयोग से सहमत हूँ। चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि 5 आदमी का डेलीगेशन सड़क पे जाके मिल लेता। आप मेंबर पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी नहीं होता है, अक्सर ये होता है। अगर क्योंकि आप जो हैं बहुत सारे धरने कवर करते रहे हैं, जब हम लोग मीडिया वाले जाते हैं हम देखते हैं प्रोटेस्ट को लेकर, और खासकर मैंने अक्सर डीएम के कार्यालय में ये चीजें देखी हैं। मैंने भी जब इन चीजों को कवर किया है तो हमने देखा है कि डीएम से जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और बाहर आकर बैठ जाते हैं, तो वही जो है उनका पत्र जो है लेने के लिए आ जाते हैं कि ठीक है मैं आ जाता हूं बाहर, आप सब लोगों से बात भी हो जाएगी इस बहाने, क्योंकि सब लोग अंदर नहीं बैठ सकते। तो ये तो इलेक्शन कमीशन कर सकता था। अली जी बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, बहुत ज्यादा गंभीर सवाल हैं जो नीरज जी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कोई संतुष्ट नहीं दिख रहा है। क्या चुनाव आयोग की एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने जितने भी राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, पक्ष के अलावा विपक्ष को भी एक संतुष्ट करें? दूसरा, अगर इतने सारे सांसद मिलने के लिए आ रहे हैं तो उनसे बात करें। तीसरा, अगर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो उनका जवाब दें। और चौथा, अगर मान लीजिए ये सारी चीजें हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो FIR करा दें। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। अगर मैं भी एक राजनेता, एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी संविधान तरीके से डेमोक्रेटिकली अगर कोई एजिटेशन कर रहा है, तो अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि उसको आप एंटरटेन करिए, उनका निवारण करिए, उनका पत्र स्वीकारे। ये क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, विच इज रियली अ क्वेश्चनेबल। इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो इनको सवाल है, ये लोग विदिन 30 डेज ये लोग ने उनको लिखना चाहिए। और आपके माध्यम से भी मैं इलेक्शन कमीशन, अली जी मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आपको ही मौका दूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। शपथ पत्र मांगा गया जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन कमीशन की तरफ से शपथ पत्र मांगा गया और राहुल गांधी ने वो शपथ पत्र नहीं दिया। बाद में ये चीजें खुलकर आई कि अखिलेश यादव ने 2000 जो ये 22 वाला और 17 वाला चुनाव हुआ था, इसको लेकर शपथ पत्र दिए थे विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन किसी एक शपथ पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं, जीरो कार्रवाई। बिहार चुनाव में अभी आरजेडी ने भी ये इल्जाम लगाया, कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया था कि हमने कई मामलों को लेकर कार्रवाई की, लेकिन कोई जो है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने लेटर लिखे, हमने जाके शिकायतें की, लेकिन कोई जवाब नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नहीं, ये यहाँ पर कोई जो है ना, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चलता है। अगर यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सांसद जैसा अगर आदमी सवाल पूछता है तो जवाब देने का उनका वो नैतिक जिम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूँ 30 डेज का विंडो है। अगर आपको कोई भी ग्रीवियंसेस है, अभी चलो हम करंटली बात करते, फॉरगेट अबाउट 2022, वो क्यों नहीं किया, जब का क्या था, जब भी डिबेट में मैं था नहीं यहाँ पर, मगर अभी मैं कहता हूँ 30 डेज का विंडो है। सारे डेटाज वहाँ पे पेरिश होने के पहले, डिलीट होने के पहले, या फिर जो लोगों को शिकायत है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखना चाहिए। बिहार इलेक्शन को लेकर उनको जो भी संदेह है, आरजेडी ने तो कहा है और कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया है कि हम कोर्ट में जाएंगे, लिखना चाहिए और उनको बेशक उसका जवाब देना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर यहाँ पे कोई भी संस्था इंडिया में नहीं है, ये बात से मैं सहमत हूँ। और ये जो एक उंगली पे शायद, 2 उंगली पे, ये ह्यूमन एरर जो है उसको डायरेक्ट अरेस्ट। लेकिन देखिए अभी नीरज जी ने बहुत सारे पॉइंट आउट किए थे और नदीम जी ने भी किए।
वो साफ तौर पर कह रहे थे कि जब एक बीजेपी के नेता बिहार और दिल्ली में वोट डालते हैं तो उनको नहीं दिखाई देता है। मैं आ रहा हूं आपके पास। महाराष्ट्र में एक घर में इतने सारे वोट मिलते हैं कि उसके बाद कोई सवाल नहीं उठाया जाता। मध्य प्रदेश में एक घर में 100 वोट मिलते हैं, कोई सवाल नहीं उठाया जाता। जब इतनी सारी चीजें होंगी तो फिर सवाल उठेंगे। अच्छा, नदीम जी कह रहे थे, अगर आपने वो पॉइंट सुना हो, वो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम नेहरू जी का कोई भी आके एक शख्स भी जो है छोटा सा जो आम नागरिक होता है वो गला पकड़ लेता है। क्या प्रधानमंत्री से इस तरह के सवाल पूछने की किसी के अंदर हिम्मत है आज? और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने तो विपक्ष अपना बनाया ताकि चीजें बेहतर बनी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं बार बार कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए उन्हें, तो यानी विपक्ष चाहिए ही नहीं। कांग्रेस विचारधारा, जिन्ना की विचारधारा और जो भी ऐसी विचारधारा है जो हमारे देश के लिए घातक है, ये कौन तय करेगा? करने की ये कौन तय करेगा कि कौन सी घातक है, कौन सी विचारधारा तो नहीं तय करेगी ना। आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा मानते हैं? आपका विचारधारा क्या है? अपनी विचारधारा को आप पहले क्लियर कीजिए। सर आप उनको स्टॉप करिए। आप अपनी विचारधारा को क्लियर कीजिए कि सावरकर के विचारधारा को आप मानते हैं, नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानते हैं, किसके विचारधारा को मानते हैं? सर देखो, मैंने बिल्कुल बीच में बात नहीं किया। ये बात कर रहे थे, देखो जनमानस यहाँ पे वक्त जाया करके लाखों करोड़ों लोग ये डिबेट को देखते हैं। अगर मैं जो कहना चाह रहा, अगर इसको कट करेंगे तो लोगों को हमारी भारतीय जनता पार्टी की लाइन समझ में नहीं आएंगी। मैं कांग्रेस का नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ और मैं मेरी विचारधारा को आपके माध्यम से जनमानस के सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन अली जी, जब आप कह रहे हैं कि जिन्ना की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा, तो ये आप तो नहीं तय करेंगे ना, लोगों को तय करने दीजिए। सर बीजेपी कह रहा है सर, और मैं आपके चैनल के ऊपर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ और मैं मेरे स्टेटमेंट को वापस नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंडिया आज का जो नया भारत है, ये नया भारत जब ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बनेगा जब ये भारत कांग्रेस मुक्त रहेगा, ये भारत जिन्ना की विचारधारा मुक्त रहेगा, ये जो नक्सल थिंक टैंक से मुक्त होगा, जब जाके ये भारत सर्वश्रेष्ठ। सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी मुसलमान या भारत का कोई भी शख्स आज जिन्ना की विचारधारा को फॉलो कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता। नाम ही नहीं लिया सर, मैंने मुसलमान का नाम ही नहीं लिया। मैं एक बात, मैंने कहा भारत का कोई भी शख्स विचारधारा। सर एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो यहाँ पे विभाजन चाहता है और एज पर रिलीजन अगर वो अपने स्टेट को मांगता है या कोई भी प्रोविंस को मांगता है, उसकी विचारधारा जिन्ना की विचारधारा है। मैंने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं, वो व्यक्ति जो देश विरोधी है उसके बारे में मैंने कहा आपके माध्यम से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए सर, ये जो एजुकेटेड कंक्लूड कीजिए जल्दी से, ये जो देखिए व्हाइट कॉलर टेररिज्म सामने आ रहा है सर, ये सारे सवालों का जवाब देता है। अगर आप हमको इलेक्शन में नहीं हरा सकते तो हमारी शांतता भंग करिए, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करिए और जो अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है वो काम के अंदर बाधाएं लाए और ये सारी चीजों को हमारे एडवाइजरी काउंसिल्स, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस है, इसको सक्षम तरीके से हैंडल कर रहे। और जब भी राहुल जी, मैं एकदम जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब भी राहुल जी अब्रॉड जाते हैं वो जो नैरेटिव जो टूल किट लेके आते हैं तो ये देश के विपरीत वो नैरेटिव को लेकर आते हैं। अरे भाई आप सरकार में हैं, आपको पता है उनके सारे दौरे किसके साथ कब हो रहे हैं, आपको पता है कि वो किस किस से मिल रहे हैं, इतना तो जानकारी रखती है सरकार। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जाके उनको पढ़ा देगा और उनको अब्रॉड जाने की जरूरत क्या है। अगर मान लीजिए कोई उनको पढ़ा रहा है तो आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी है सर। 8% जीडीपी ग्रोथ रहने के बाद यहाँ पे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वो यूएस में जाके ऐसी विधान करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। यानी आप यहाँ पे बिजनेस सेंटिमेंट्स को आप कैसा यहाँ पे खत्म करना चाहते हो? जो इकोनॉमी यहाँ पे बूम हो रही है आप उसको नेगेटिव कैसा कर सकते हैं सर? ठीक है, इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे सवाल है मेरे, लेकिन आज वो मामला नहीं है, वरना इस पर जरूर चर्चा की जाती, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी शिकायत की कि 5 साल तक हमें डाटा ही नहीं दिया गया, हमें चीजें ही नहीं बताई जा रही हैं, तो हम क्या वो करेंगे। ये भी सारे मामले सामने आए हैं कि 5 साल तक आप बताते नहीं हैं कि चीजें कैसे चल रही हैं, क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं। तो ये भी शिकायतें वर्ल्ड बैंक की ही तरफ से आई थी। तो बिल्कुल इस पर हम किसी दिन तफसील से एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन नदीम जी, 272 दिग्गजों द्वारा जारी चिट्ठी को आप साजिश मानते हैं या लोकतंत्र की चिंता?
क्योंकि अगर हम इन सारी चीज़ों को समझें, ठीक है, आप हर किसी पे सवाल नहीं उठा सकते। कई बार जो चीज़ें सामने आती हैं हमने देखा कि विपक्ष के पक्ष में भी होती हैं और पक्ष के पक्ष में भी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। और ये लेटर जो है आज पहली बार नहीं लिखा जा रहा है, लगातार लिखा जाता रहा है। देखिए, अभी पहले मैं जो भाजपा के हमारे सम्मानित साथी जो बात कह रहे थे जिन्ना की विचारधारा इनके साथ है। जिन्ना के साथ मिलकर के और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कितनी बार इनके जो मदर और जो कंसर्न संस्थाएं हैं उन्होंने सरकार बनाई है। हमको कह रहे हैं जिन्नावादी, तो क्या ये सावरकरवादी है जो कई बार पत्र लिख करके अंग्रेजों से माफी मांगे और आजादी के लड़ाई के खिलाफ रहे? 60 रुपए अंग्रेजों से पेंशन किस बात की मिलती थी? क्या ये उसके साथ है? इनकी पार्टी उस विचारधारा को मांगती है जो आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथूराम गौडसे को दिया और उन्होंने किसको गोली मारी? एक ऐसे शख्स को जिसने अकेले एक कपड़े के वो पहनकर इस देश को आजादी दिलाई, उसके विचारधारा के ये जनक हैं, उसके विचारधारा को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आइए ये बात करते हैं कि राहुल जी बाहर जाके बात करते हैं। देखिए, आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम और आप आज हम अपने कमरे में बैठ करके हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज को चाहे तो देख रही है और देख सकती है। तो ये जो कह रहे राहुल जी, जो इस सरजमीन पे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे कहते हैं, वही बात बाहर कहते हैं। अब आइए, प्रधानमंत्री जी देश से बाहर जाते हैं, सियोल जाते हैं, जापान जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि मेरा क्या किस्मत है, मैं सपेरों के देश में पैदा हुआ, ये भी कोई देश है, ये भी कोई रहने की जगह है, ये भी कोई ये है मेरा। तो बताइए, इस तरीके की बात कोई देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके कह रहा है, तो वो क्या देश का तिरंगा झंडा बुलंद करा रहा है वहां पे? उसके ऊपर बात नहीं ये लोग करेंगे। तो इनका जो अपना जो नैरेटिव है वो तो बिल्कुल सही है, दूसरे का नैरेटिव इनको देखने को मिलेगा। अब ये बताइए कि ये बात कर रहे थे चुनाव आयोग की, जो मेन मुद्दा पे आप आइए उसकी बात हो रही थी। चुनाव आयोग SIR बिहार में कराया, हजारों घर ऐसे हैं जिनका पता 0 है। चुनाव आयोग कहता है कि हम उनका एड्रेस या उनका हाउस नंबर 0 देते हैं जो लोग का कोई अपना मकान नहीं है। तो भैया, आप अगर एक 0 हाउस वाले को आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो उसको कहां जाके करेंगे? इसी का एग्जांपल हमारे राहुल गांधी जी ने दिया था कि हाउस नंबर 0 है, लेकिन वो हाउस किसका है? तो भाजपा के एक नेता का है, एक मंत्री का है। अब ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से आपको क्या दिक्कत है? आपको याद होगा कि SIR की प्रक्रिया जब शुरू हो रही थी तो सभी दल के लोग चुनाव आयोग से मिलने गए थे। तो चुनाव आयोग ने सबको पहले ही लाइन में कहा था कि कम से कम 20% मतदाताओं का नाम वोटर मतदाता सूची से काटा जाएगा। ये कौन सा माइंडसेट चुनाव आयोग का था? उसको कैसे पता होगा कि 20% ही कटेंगे? तो चुनाव आयोग के ऊपर अगर सवाल करना, देखिए चुनाव आयोग लोकतंत्र की वो बात को तो मजबूत पिलर है जो लोकतंत्र को कमजोर भी कर सकता है और लोकतंत्र को मजबूत भी कर सकता है। वो तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उनका जवाब देना चाहिए था, चुनाव इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए था, इस बात को तो मान रहे हैं, इसमें मतलब इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, मानने से नहीं होता। आप एक्शन क्या करते हैं? आप एक्शन क्या करते? इनके अलावा मैंने तो कभी नहीं सुना किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि भाजपा के कोई भी नेता आकर के इस बात को कहे कि नहीं चुनाव आयोग गलत किया, जो सांसद गए थे उनसे मिलना चाहिए था, जो सांसद को ये कहा कि 20% का नाम हम काट देंगे ये गलत था, SIR जो बिहार में हुआ वो गलत था, जो हाउस नंबर 0 दिया जा रहा है वो गलत है, एक घर में 100, 200, 85, 90, 100 लोग रहते हैं वो गलत है। भाजपा के कोई भी एक लोग है, भाजपा को तो छोड़िए ना, भाजपा अगर इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के इन सारे मामलों को लेकर अगर वो कार्रवाई करता है तो क्या आप तैयार हैं उन सारी चीजों के लिए? बिल्कुल, हमने तो प्रेजेंट करके दिखाया। हमने, देखिए राहुल जी ने क्या किया है, राहुल जी ने चुनाव आयोग के ही चुनावी वोटर लिस्ट से उससे ही निकाल के उसकी ही खामियां बताई है। अपने घर से तो वोटर लिस्ट ले नहीं गए हैं, तो चुनाव आयोग, लेकिन जिस ब्राजीलियन मॉडल का आप जिक्र कर रहे थे उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी कि नहीं, वो जिस नाम की ये जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने तो अपना वोट डाला है और वो है। तो 22 जगह एक ही फोटो कैसे इस्तेमाल होगा? इसका जवाब कहां चुनाव आयोग हमको दे रहा है? 22 जगह जो चुनाव आयोग जो कह रहा है, डुप्लीकेट कितने सारे लाखों में वोट है? आप ही देख लीजिए कि 7,42,000 वोट
7,42,00,000 वोट लगभग थे बिहार में। लेकिन जब चुनाव खत्म होने आया तो चुनाव आयोग उसको 47.45 कर देता है। नीरज जी, 3 लाख जो वोट बढ़े वो कहां से चले आते हैं? नीरज जी, चुनाव आयोग बिल्कुल, और आप पूरे चुनावी प्रक्रिया में आइएगा तो बिहार के सासाराम से लेकर के बहुत सारे जिलों में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा, लेकिन चुनाव आयोग, उनके आरओ, उनके बीएलओ, अब आप आइएगा एसआईआर में तो सोशल मीडिया पे आप भी देखे होंगे, हम लोग सबने देखा होगा, बिहार के एक आदमी को चुनाव का एसआईआर का एक सिस्टम था ना कि आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट एक बिहार के एक आदमी को नहीं मिला, चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना हो। दूसरी चीज, किस तरीके से चुनाव आयोग के एसआईआर के दौरान बिहार में फॉर्मों को भरा गया, बीएलओ कैसे फॉर्म भर रहे थे, कैसे बीएलओ अपने घर पे बैठ के ही फॉर्म साइन कर रहे थे, ये सोशल मीडिया के जरिए हम लोग तो खैर जमीन पे देखे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखी। तब हिंदुस्तान का नाम नहीं खराब हो रहा था। तब क्या आपका जो सोशल मीडिया जो टीवी सिर्फ हिंदुस्तान में है, अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी जगह पे लोग नहीं देखते हैं। ठीक है नीरज जी, आपका चुनाव आयोग के ऊपर क्या? ठीक है नीरज जी, क्या भारत में संस्थाओं पर अविश्वास राजनीति की नई शैली बन चुका है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने जब कांग्रेस या आरजेडी या विपक्ष के नेता इतने सारे चीजें रखते हैं, सामने रखते हैं, और जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जो वोटिंग की प्रक्रिया है, उस पर लगातार सवाल उठते हैं, तो क्या हम मान सकते हैं कि इस तरीके से तो कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा? देखिए मोहन भाई, देखिए भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सत्ता चुनाव के माध्यम से मिलती है, राजशाही नहीं है कि आप हट गए तो आपका बेटा यहाँ प्रधानमंत्री है। मुझे लगता है कि हमें भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि हम सवाल पूछने के लायक हैं, तभी हम पूछ रहे हैं। भारत के संविधान में अगर जो चीजें हैं उसके हिसाब से अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो पूछा जाना जायज है। अगर संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है तो नाजायज है। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी गलत हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि चुनाव आयोग आए, तहरीर दे और मुकदमा दर्ज कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि वो नहीं होगा। आपके ही डाटा से, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, निश्चित रूप से वो वोटर लिस्ट हो या जितनी उन्होंने डाटा कलेक्ट किए वो इलेक्शन कमीशन की ही वेबसाइट से लिए गए, न कि राहुल गांधी ने अपने घर पर कराए या अन्य किसी ने भी जो भी दिए, शपथ पत्र भी दिए, समाजवादी पार्टी ने दिए, तो उन्होंने घर पे नहीं बनवाए, वो भी बन के आए। तो आप ये बताइए, जो लोग जो 273 लोग हैं, 272 लोग हैं, इनका वहां कहां चला गया था संवेदनशीलता के? एक सांसद दो वोटर लिस्ट के उंगलियों पर निशान लगाए। क्या चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? यही सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनसे भी पूछा था। अली दारूवाला जी, एक्शन लिया जी? क्या एक्शन लिया गया? एक्शन आप ले लेंगे नहीं, आरोप जो लगाएगा तो अगर सवाल करेंगे हम चुनाव आयोग से जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी जिस कॉर्पोरेट तरीके से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप, कोई काम नहीं है आपके पास, चुनाव कराना है, केवल वोटर लिस्ट बनाना है और लोगों को संतुष्ट, आप स्टेप बाय स्टेप उसका जवाब दे दीजिए। आप 6 महीने बाद जवाब देंगे तो आदमी क्या करेगा? तो आपकी बात पर पुख्ता हो जाएगा कि निश्चित रूप से आप जवाब भी देना नहीं चाहते, कार्रवाई भी कोई करना नहीं चाहते। तो पूरी सिस्टम की असली बात यह है कि अगर भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि मैं सवाल कर सकता हूं देश के प्रधानमंत्री से, तो मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई नहीं जा रहा, न राहुल गांधी जा रहे हैं, न देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उनके ऊपर चाहे कोई आदमी हमला कर दे, किस तरह की घटना, निंदनीय घटना हुई, भारत के लिए मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ऐसी घटना हुई तो इस पे कोई चिंता या कोई जांच हुई कि ये उद्देश्य क्यों बना आदमी का? ये इस पर चिंता नहीं होगी। आप एक नई नैरेटिव को सेट करेंगे, नई तरफ दिशा को मोड़ देंगे, तो मुझे लगता है आप ये देखिए कि देश कहाँ जा रहा है। अगर इन चीजों से हमारा देश आगे बढ़ता है तो मुझे लगेगा जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। तमाम चीजें हैं जिनको आपको देखना होगा। जी ठीक, अली दारूवाला जी, जब हम देखते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर हमें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव दिशा में जा रही हैं तो बेहतर है, क्योंकि सबका विकास हो रहा है, सबको जो है अपनी बातें रखने का हक है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब इतने सारे सवाल के साथ देश खड़ा हो, इतने सारे सवाल के साथ विपक्ष खड़ा हो और लगातार हर इलेक्शन पे वोट चोरी या इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हों, एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हों, तो
क्या इन सारे मामलों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं एक देश के तौर पर? ये तो मुमकिन नहीं दिख रहा है। और जो राहुल गांधी और विपक्ष पर जहरीली बयानबाजी का आरोप लगाया गया है इन 272 लोगों के द्वारा, तो उसको आप कितना सही मानते हैं? अब क्योंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा आप सभी कम लफ्जों में अपनी बात पूरी करें। मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक नैरेटिव 2014 में सेट हुआ था, क्या ये भगवादारी सरकार है। 2019 में उन्होंने कहा था क्या चौकीदार चोर है। 2024 के अंदर उन्होंने कहा क्या यहाँ पर संविधान बदली होने वाला है। कोई बात नहीं, 95 टाइम्स राहुल जी इलेक्शन हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने कहा क्या जो आदमी ने वो जो घिनौना काम किया था उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर हमारे रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वो उम्र दराज है आदमी, मैं उनको माफ कर देता हूँ। उसके बाद भी अगर ये चाहते उनको उठा के जेल में डाले तो अब एक PIL मूव करिए। उसके बाद में मैं कहता हूँ जो राहुल जी यहाँ पर स्टेज के सामने जो ड्रामा कर रहे वो अंडर एफिडेविट अगर इलेक्शन कमीशन को दे तो मैं यहाँ पे आपको आश्वासन देता हूँ मैं परस्यू करूंगा इलेक्शन कमीशन टू ब्रिंग द ट्रूथ लाइट में उजागर करने का लिए मैं खुद ये एफिडेविट को लेके आगे जाकर इसको परस्यू करूंगा। लेकिन जिस तरीके से नीरज जी कह रहे थे कि जब भी बीजेपी से जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी जवाब देती है, तो क्या वाकई बीजेपी असहज हो जाती है जब कोई इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है? कह रहा हूँ मैं उनके लिए नहीं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए यहाँ बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने एफिडेविट अगर दिया, जो 3 उन्होंने मीडिया की जो ट्रायल्स लिए वो अंडर एफिडेविट अंडर ओथ देते तो एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन मैं परस्यू करूंगा। इससे ज्यादा और मैं क्या करूं? मैं तो वो कहते हैं कि जब यही काम अनुराग ठाकुर करते हैं तो उनसे क्यों फिर एफिडेविट नहीं मांगा जाता है, उनसे क्यों शपथ पत्र नहीं मांगा जाता है? सर मैं अनुराग ठाकुर जी के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर, मैं हमारी पार्टी के बारे में नहीं, आपके पार्टी के नेता हैं। लास्ट चीज, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ 2024 के अंदर जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ वहां पर एरिया वाइज बिल्डिंग वाइज शहरों के शहर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रिमिटिव और कन्वेंशनल वोटर्स थे उनके नाम मिस हो रहे थे। मैं खुद कह रहा हूं सर, हमारे को हजारों फोन आए कि हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है, मगर वहां पे जाके अगर हम देखते हैं तो हमारे नाम यादी में नहीं, 1 ने 2 ने हजारों। उसके बाद में वहां पर हमारे सांसदों का फोन आता है कि सारे एरिया के नाम के वोटर्स। सर ये देखो मैं कह रहा हूँ इट कैन बी अ मैनुअल मिस्टेक, इट कैन नहीं मैनुअल मिस्टेक मान जाते ना। हरियाणा का जो जिक्र राहुल गांधी ने किया मैं उसको मैनुअल मिस्टेक मान लेता। अगर 100 200 500 1000 15,000 की बात होती, 25 लाख की बात है सर। तो मैं कह रहा हूँ ना आप अंडर एफिडेविट दीजिए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रूलिंग पार्टी का आदमी इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहा है क्या लोकसभा इलेक्शन में नाम मिसिंग थे, तो उसको चलते हुए हमने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन चोर नहीं कहा। हमने हमारे बूथ लेवल के ऊपर काम किया, हमने फॉर्म 17E के अंतर्गत लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, हमने मेहनत करी, हमने हमारे एजेंडा को लोगों के सामने लेकर गया और फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत हमने इलेक्शन जीता है। बस ये 2 शब्द कहकर मैं मेरी वाणी समाप्त। और जी नदीम जी देखिए वो कह रहे हैं कि भाई हमने मेहनत की है, हमने जिन लोगों के वोट काटे गए थे उनके वोट जुड़वाने के लिए लगातार भागदौड़ की है, हमारे सांसद हमारे नेता लगातार लगे रहे, तब जाके हमने जो है ये चुनाव जीता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल साफ तौर पर यह है कि क्या कांग्रेस ईसी पर भरोसा तभी करती है जब नतीजे उसके पक्ष में हो? बिल्कुल नहीं। आपको राहुल जी का एक प्रेजेंटेशन, अगर ये मान लीजिए आप बिहार जीत जाते तब तो आप कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, हमने जो है वोटिंग वो करवाए हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने आपके ही शो में मैंने कहा था कि बिहार चुनाव में जीतूं या बिहार चुनाव में हारूं, बिहार चुनाव से ये चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल है ना शुरू हुआ है ना बिहार के चुनाव पे खत्म होगा। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, रिजल्ट के बहुत पहले, अभी वोटिंग भी नहीं हुई तभी मैं कहा था। अब ये जो सारी बातें कह रहे हैं, ये जो सारी बातें कह रहे हैं कि हम इनको चुनाव, इनको कांग्रेस के लिए इनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे लोग हैं जो हम लोग निपट लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनने की प्रक्रिया में सीजीआई होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, इसको इन्होंने क्यों बदला? 2023 में ये कानून लाते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर किसी भी तरह का एफआईआर नहीं दर्ज होगा।
ये दो चीजों का जवाब भाजपा दे दे कि क्या ऐसी जरूरत थी कि ये दो कानून को लाना जरूरी था। ठीक है, क्या 10 सेकंड में जवाब दे सकते हैं अली जी इसको लेकर? बाहर रखेंगे अली जी। 100% स्टैट्यूटरी पार्टी है, उनका जो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई भी उठ के उनके ऊपर एफआईआर करो, उनकी काम में बाधा करेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए ठीक है, नीरज जी, अली जी और नदीम जी के उनके रिटायरमेंट के बाद भी कुछ नहीं होगा, ये भी आपने उसमें लिखा है, ये क्यों? नदीम जी, नीरज जी, मेरे पास अब वक्त की कमी है, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने फैक्ट और बातें रखने के लिए बेबाकी के साथ। तो आज की बहस ने यह साफ कर दिया है कि सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, सवाल है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का। 272 दिग्गजों की चिट्ठी एक चेतावनी है या राजनीतिक कवच? इस पर देश बटा हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी संस्थाओं की साख आरोप से नहीं गिरती है, पारदर्शिता और जवाबदेही से मजबूत होती है। इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष है तो उसे किसी बयान से डरने की जरूरत नहीं है, और विपक्ष अगर ईमानदार है तो उसे सबूत के साथ सामने आना चाहिए। बेबाक मुंसिफ में आज इतना ही। मैं हूं मोनी सनवर, कल फिर मिलेंगे लोकतंत्र की अदालत में, जहां फैसले आते हैं सवालों से। आदाब।